माँ, तुम हमारे इस आलीशान घर में एक धब्बा हो, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये शब्द मेरे बेटे के थे, मेरे अपने बेटे के। मैं वहीं खड़ी रह गई। न आंखों में आंसू थे, न गले में आवाज। बस दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। बगल में खड़ी मेरी बहू प्रिया के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जैसे वो मुझे चिढ़ा रही हो कि आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा ही दी। लेकिन वे दोनों सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका यही फैसला एक दिन उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। मेरा नाम शारदा देवी है, उम्र 60 वर्ष। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती हूँ, या यूं कहूँ रहती थी। जिस घर से आज मेरा बेटा और बहू मुझे निकाल रहे थे, वो घर मेरे ससुर जी ने बनवाया था, लगभग 60 साल पहले। जब मैं बहू बनकर इस घर में आई थी, तब यहाँ सिर्फ 2 कमरे थे। मेरे पति आलोक जी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक एक ईंट जोड़कर इस घर को एक नया रूप दिया। जब तक हमारा बेटा ऋषि 10 साल का हुआ, तब तक ये घर एक अच्छे खासे मकान में बदल चुका था। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में लग गया। उसकी पसंद की लड़की से हमने उसका विवाह भी करवा दिया। सब कुछ मेरी जिंदगी में बिल्कुल सपने जैसा चल रहा था। लेकिन फिर 6 महीने पहले मेरी जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस रात आलोक जी मेरे साथ ही बिस्तर पर लेटे थे। हम दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। हंसी, शरारतें, संघर्ष, सब कुछ। तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। मैं घबरा गई, भागकर अपने बेटे बहू का दरवाजा खटखटाने लगी। ऋषि घबराया हुआ कमरे से बाहर आया। उसी रात हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। रास्ते में ही आलोकनाथ जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरी दुनिया जैसे एक झटके में उजड़ गई। सारे दुख एक साथ मुझ पर टूट पड़े। धीरे धीरे अंतिम संस्कार और रस्में पूरी हुईं। आलोक जी जाने से पहले मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे। मेरे पास एक अच्छी खासी एफडी की रकम थी, इतनी कि मेरा बुढ़ापा आराम से कट सकता था, बिना किसी पर निर्भर हुए। लेकिन उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद ही मेरी बहू प्रिया ने मुझसे कहा, माँ, आपको नहीं लगता कि इस घर का डिजाइन बहुत पुराना हो गया है? हम सोच रहे थे कि क्यों ना घर को रेनोवेट करवा लें, एकदम नए लुक में, बिल्कुल मॉडर्न। घर भी सपनों का लगेगा, वो आगे बोली। हमने पैसे जोड़ लिए हैं, बस थोड़े से कम पड़ रहे हैं। अगर आप हमारी मदद कर दें, तो अगले हफ्ते से काम शुरू हो सकता है। सिर्फ 20 लाख की जरूरत है। मैं कितनी मूर्ख माँ थी। मैंने ये नहीं सोचा कि ये पैसे मेरे पति ने मेरे लिए छोड़े थे, ताकि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित रहे, ताकि मैं किसी की मोहताज ना बनूं। लेकिन बेटे की बातों में आकर मैंने अपनी एफडी का आधे से ज्यादा पैसा उन्हें दे दिया। 2 महीने में घर बिल्कुल बदल गया। नई टाइल्स, नई दीवारों का रंग, वाटरप्रूफिंग, चमचमाते खिड़की दरवाजे, स्विच बोर्ड से लेकर हर चीज नई। घर अब पहचान में ही नहीं आता था। एक दिन जब पूरा रेनोवेशन खत्म हो गया, उसी रात खाना खाकर मैं अपने कमरे में लेटी थी। पैरों में हल्का दर्द था। मैं धीरे धीरे अपने पैरों को सहला रही थी। तभी अचानक ऋषि कमरे में आ गया। उसने मुझे देखा और मेरे पास बैठ गया। मेरे पैर दबाने लगा। उस पल मुझे सच में बहुत सुकून मिला। मन ही मन सोचा, मेरा बेटा तो किसी श्रवण कुमार से कम नहीं। वो पैर दबाते हुए बोला, माँ, देखा, घर कितना अच्छा हो गया है, एकदम नया। और ये सबसे बड़ा कमरा तो हमने आपके लिए ही रखा है। मैं मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, घर का तो कायाकल्प हो गया है। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन माँ, घर तो नया हो गया, पर फर्नीचर और सामान तो अभी भी पुराने जमाने के हैं। मैं और प्रिया सोच रहे थे कि क्यों ना सब कुछ नया ले लें, किचन भी मॉड्यूलर करवा दें। मैंने कहा, हाँ बेटा, अब मैं तो बुढ़िया हूँ, मुझे कितने दिन रहना है? तुम लोगों को जो ठीक लगे करवा लो। वैसे अब तो तुम्हें ही यहाँ रहना है। वो पैर दबाता रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, सब कुछ नया करवाने में करीब 20 लाख का खर्च आएगा। 10 लाख का इंतजाम हमने कर लिया है,
अगर आप 10 लाख की मदद कर दें तो घर पूरी तरह नया हो जाएगा। सामने छोटा सा गार्डन, नया सोफा, नया टीवी, नए इलेक्ट्रॉनिक्स, घर बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा लगेगा। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, अब मेरे पास सिर्फ 10 लाख ही बचे हैं। तुम्हारे पिताजी ने 30 लाख की एफडी मेरे नाम की थी, 20 लाख पहले ही दे चुकी हूं। अगर ये भी दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ऋषि थोड़ा नाराज हो गया। क्या मां, आपको हम पर भरोसा नहीं है? मैंने उसे संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और फिर एक बार फिर मां बनकर हार गई। अगले ही दिन मैंने 10 लाख का चेक साइन करके ऋषि को दे दिया। कुछ ही दिनों में घर में नया फर्नीचर आ गया, सब कुछ चमचमाने लगा। घर पूरी तरह मॉडर्न बन गया। वहां पुरानी चीजों की कोई जगह नहीं थी। हर पुरानी चीज अब कबाड़ हो गई थी। अब उसमें उस पुराने घर की कोई झलक नहीं बची थी। और सच कहूं तो अब मुझे भी ये घर अपना सा नहीं लगता। अब इस घर में मैं कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकती थी। हर जगह बैठने से पहले सोचना पड़ता था कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। अगर कभी थककर सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ जाती तो प्रिया तुरंत भड़क उठती। अरे माँ, पैर नीचे करिए, सोफे का सारा कुशन खराब हो जाएगा। जब घर को इतना मॉडर्न बनाया है तो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहिए। उसके शब्द तीर की तरह चुभते थे, जैसे मेरी उम्र, मेरी आदतें, मेरी मौजूदगी ही इस चमचमाते घर के खिलाफ हों। जिस चारपाई पर मैंने जिंदगी के कितने ही सुख दुख काटे थे, जो अक्सर बरामदे में रहती थी, वो अब जबरन अंदर भेज दी गई। और जो बड़ा कमरा कभी मुझे दिया गया था, जहां कभी मैंने अपने पति के साथ सपने बुने थे, वहां से भी मुझे धीरे धीरे हटा दिया गया। प्रिया ने बहुत सहजता से कहा कि मुझे इतने बड़े कमरे का क्या काम है, और वो कमरा खुद ले लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, न विरोध किया, न सवाल उठाया। बस चुपचाप अपना छोटा सा सामान समेटकर छोटे कमरे में चली गई। अब मेरी चारपाई उसी छोटे कमरे के एक कोने में पड़ी रहती है, जैसे मैं खुद इस घर के एक कोने में सिमट कर रह गई हूं। अब तो मेरी खांसी की आवाज भी प्रिया को चुभने लगी थी। जरा सी खांसी होती तो वो ऐसे देखने लगती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। जब भी घर में ऋषि के दोस्त आते या प्रिया के मायके से कोई आता, मुझे अंदर कमरे में भेज दिया जाता, जैसे मेरी मौजूदगी से उनके रुतबे पर दाग लग जाएगा। उन्हें लगता था कि अगर मैं सबके सामने आ गई तो ये उनकी शान के खिलाफ होगा। उन्हें शर्म आती थी मुझे अपनी माँ कहकर किसी से मिलवाने में। अपने ही घर में मैं धीरे धीरे कैदी बनती जा रही थी, बिना ताले, बिना जंजीरों के, लेकिन हर पल एक अदृश्य कैद में जकड़ी हुई। उनकी हर एक हरकत, हर एक बात पल पल मुझे ये एहसास दिलाती थी कि मैं उनके साथ इस आलीशान घर में रहने के लायक नहीं हूं। जो दर्द पहले इशारों में मिलता था, वही आज उनकी जुबान पर शब्द बनकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठी आलोक की तस्वीर निहार रही थी, उस चेहरे को जिसने हमेशा मुझे हौसला दिया था। तभी ऋषि और प्रिया कमरे में आ गए। ऋषि ने बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा, माँ, आप इस घर में अब एक धब्बे की तरह हो गई हो। हमारे स्टेटस के हिसाब से आप यहाँ सूट नहीं करती, इसलिए आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। वैसे भी ये घर मेरे नाम है। पापा ने आपके नाम एफडी छोड़ी थी और मेरे नाम ये घर। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में आप रहें। आप अपनी व्यवस्था कहीं और देख लीजिए। मैं बिल्कुल सुन्न रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा वही बेटा ऋषि, जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने हर कोशिश की, कभी उसे किसी बात के लिए ना नहीं कहा, चाहे उसके लिए मेरे और आलोक के बीच झगड़े ही क्यों ना हुए हों। आज वही बेटा मुझे अपने ही घर में धब्बा समझ रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, कभी कभी खांसी आ जाती है या अब पहले जैसी खूबसूरत नहीं दिखती। क्या वे एक दिन बूढ़े नहीं होंगे? क्या वे जिंदगी भर जवान ही रहेंगे? क्या वे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? समय सबके साथ एक सा नहीं रहता। हर इंसान एक ना एक दिन बूढ़ा होता है।
और बुढ़ापा जिंदगी की वही अवस्था है जब इंसान को अपने परिवार के सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। फिर क्यों कुछ बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं? मेरा बेटा भी उन्हीं में से एक था। मैं चुपचाप अपने कमरे में सामान समेटने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। अगले दिन प्रिया मेरे कमरे में आई और एकदम ठंडे स्वर में बोली, तो आपने अपना सामान बांध लिया ना? मैं कुछ नहीं बोली, बस आलोक की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ी रही। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर खींचते हुए ले गई। मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं उसकी चाल की बराबरी नहीं कर पा रही थी। लड़खड़ाते लड़खड़ाते किसी तरह दरवाजे तक पहुंची। बाहर ऋषि कार में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था और लगातार हॉर्न बज रहा था। प्रिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ धकेल दिया और कहा, अब निकल जाइए यहां से। मैं अपने इस घर में अब कोई भी दाग धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगा जैसे मैं वहीं टूट कर बिखर जाऊंगी। मैं मन ही मन दुआ कर रही थी कि भगवान इसी वक्त मुझे उठा ले। अब एक और जिल्लत भरा शब्द सुनने की ताकत मुझ में नहीं थी। लेकिन पता नहीं मेरे कर्म कैसे थे कि इतना अपमान सहने के बाद भी मैं जिंदा खड़ी थी। चुपचाप अपमान का बोझ ढोते हुए मैं गाड़ी में बैठ गई। ऋषि ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। उसने ये भी नहीं बताया कि वो मुझे कहाँ छोड़ने वाला है। मैं बस दुआ कर रही थी कि किसी ऐसी जगह छोड़े जहां कम से कम मेरा गुजारा हो जाए, चाहे वो वृद्ध आश्रम ही क्यों ना हो। लेकिन ऋषि शहर से काफी दूर एक रेलवे स्टेशन के बाहर मुझे ले गया। ऐसी जगह जहां दूर दूर तक न कोई मुझे पहचानता था न ऋषि को। उसने कहा, माँ, अब आप नीचे उतरिए। मैंने पूछा, यहां मैं कहाँ रहूंगी? क्या तुमने यहां मेरे लिए कोई कमरा देखा है? ऋषि ने बेरुखी से कहा, प्लीज मॉम, क्या आपको लगता है मेरे पास इतना बजट होगा कि मैं आपके लिए अलग से कमरा बुक करूं, आपको 5 स्टार सूट में ठहराऊं? ऐसा कुछ नहीं है। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ बहुत से लोग होते हैं, कोई ना कोई मदद कर देगा, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ गरम लोहा डाल दिया हो। मेरा बेटा भरी दोपहर मुझे रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़कर जा रहा था। न रहने का ठिकाना, न खाने का सहारा, और इन सब बातों से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। कैसी विडंबना थी कि जिस बेटे को मैंने राजकुमार की तरह पाला, वही मुझे नौकरानी से भी गिरी हालत में छोड़कर जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं बूढ़ी हो गई थी और उसके घर की शोभा नहीं बढ़ा सकती थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरूं। तब ऋषि खुद उतर कर आया, मेरा दरवाज़ा खोला, जबरदस्ती मुझे बाहर निकाला, मेरा सामान मेरे हाथ में पकड़ा दिया और बिना पीछे मुड़े तेजी से गाड़ी भगा ले गया। मैं वहीं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी रह गई। लोग आते जाते रहे, सब अपनी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में लगे थे। किसी को कहीं पहुंचना था, कोई कहीं से लौट रहा था, पर मेरा क्या? न मेरी कोई मंजिल थी, न कोई सहारा, न कोई घर, न कोई ठिकाना। मैं स्टेशन के बाहर सीढ़ियों पर अपना झोला रखकर बैठ गई। घंटों रोती रही, अपने जीवन की घटनाएं याद करती रही। सुबह से कुछ खाया नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई और मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। कई लोग भीख मांगते दिखे, पर मेरा आत्मसम्मान इसकी इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं हाथ फैलाऊं। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी, होंठ सूख चुके थे, फिर भी मैं वहीं बैठी रही, न खाना न पानी। उसी रेलवे स्टेशन पर ठंड से कांपते हुए रात काटी। नींद नहीं आई, बस हर पल भगवान से दुआ करती रही कि मुझे अपने पास बुला ले। अब इस तिल तिल कर मारती जिंदगी में और नहीं रहना चाहती थी। धीरे धीरे रात गहराई, फिर सवेरा हुआ। स्टेशन पर चाय की महक फैलने लगी, दुकानें खुलने लगी। कोई चाय बना रहा था, कोई पकौड़े तल रहा था। मैं वहीं जर सी बैठी सब देख रही थी। सुबह 6 बजे एक ट्रेन आई। अनाउंसमेंट से पता चला कि वो दिल्ली से आ रही थी। लोग आते जाते रहे, मेरी भूख और तेज हो गई। लगा अब आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर भीख मांगनी पड़ेगी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि तभी किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी, शारदा जी। एक पल को लगा जैसे मेरे कान बज रहे हों, शायद दिमाग मुझे धोखा दे रहा हो। मैंने ध्यान नहीं दिया,
लेकिन फिर वही आवाज आई, शारदा जी, आप यहाँ? मैं मुड़ी तो देखा करीब 50-55 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में ब्रीफकेस पकड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से उनके चेहरे को देखा। दिमाग अतीतेत की गलियों में दौड़ने लगा और अचानक यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। एकाएक मेरे मुंह से निकल पड़ा, सुनील जी, सुनील जी। हाँ, वही सुनील जी, मेरे पति आलोक जी के कानूनी सलाहकार, उनके वकील और वर्षों पुराने मित्र। वे मेरे पास आए और बोले, अरे भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही जैसे मेरे भीतर जमा सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वे हैरान थे, बोले, आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऋषि कब से इतना पत्थर दिल बन गया। फिर कुछ पल रुककर बोले, खैर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इसके लिए मैं कुछ दिनों बाद आपके घर आने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इस हालत में यहाँ मिलेंगी। अब तो ये बात आपको बताना और भी जरूरी हो गया है। आलोक ने मुझे ये बात कही थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला आपको बताने का। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सच्चाई से परिचित कराऊं, पर उससे पहले आप यहाँ से चलिए। आपकी हालत बहुत खराब है। अगर आप यहाँ और रुकीं तो तबीयत और बिगड़ सकती है। मैं चुपचाप अपना झोला उठाकर सुनील जी के पीछे पीछे चल दी। उनके ड्राइवर ने हमें लिया और थोड़ी ही देर में हम उनके घर पहुंच गए। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा सा, सलीके से सजा हुआ, सुकून देने वाला। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंची, उनकी पत्नी ने मुझे देखा और पहचान गई। मेरी हालत देखकर वो एकदम घबरा गईं और बोली, भाभी जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? सुनील जी ने उन्हें आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहे हों कि मेरे जख्मों को और ना कुरे दें। वो समझ गईं और बिना कुछ कहे रसोई में चली गईं। थोड़ी देर में चाय और नाश्ता लेकर आईं। मैं कल से कुछ भी नहीं खा पाई थी। जैसे ही मेरे सामने सैंडविच और चाय आई, मैं खुद को रोक नहीं पाई, टूट पड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। मुझे खाते देख उनकी पत्नी की आंखें भर आईं। सच है, भूख न उम्र देखती है न हैसियत। मेरी हालत भी कुछ वैसी ही थी। जब पेट में कुछ गया तो थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं वहीं बैठी थी कि तभी सुनील जी अपने कमरे से एक फाइल लेकर आए और बोले, भाभी जी, ये आपके पति की अमानत है। ये वो फाइल है जिसमें आलोक ने अपनी वसीयत लिखी थी। फिर गंभीर स्वर में बोले, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि अगर आलोक वसीयत ना भी बनाते, तब भी उस घर पर आपका बराबर का अधिकार था। आलोक के बाद जितना हक ऋषि का होता, उतना ही आपका भी। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन ऋषि ने मुझसे कहा कि घर आलोक जी ने उसके नाम कर दिया है, इसलिए मेरा उस घर पर कोई अधिकार नहीं। इसी वजह से उसने मुझे घर से निकाल दिया। और आलोक जी ने जो एफडी मेरे नाम छोड़ी थी, वो तो मैंने अपनी मूर्खता में बेटे बहू को दे दी। सुनील जी कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, ऋषि ने आपसे झूठ कहा है। आलोक ने वो घर ऋषि के नाम नहीं किया है। ये असली दस्तावेज हैं। आप चाहे तो बैंक में या किसी और वकील से भी जांच करा सकती हैं। आलोक के जाने के बाद वो घर पूरी तरह आपके नाम होना था। इस वसीयत में साफ लिखा है कि उनके बाद वो घर आपके नाम ट्रांसफर होगा और आप जैसा चाहें उसके साथ वैसा कर सकती हैं। वो पूरी तरह आपकी संपत्ति है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे तपते रेगिस्तान में अचानक बारिश हो गई हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे आलोक ने मेरे बारे में इतना गहराई से सोचा था। मैं तो यही समझती रही कि उन्होंने मेरे बुढ़ापे के लिए सिर्फ एफडीज छोड़ी है, लेकिन उन्होंने तो वो घर भी मेरे नाम ही छोड़ा था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुनील जी ने आगे समझाया, आप चाहें तो सीधे पुलिस के पास जा सकती हैं, ऋषि और प्रिया को घर से निकलवा सकती हैं और पूरे अधिकार के साथ वहां रह सकती हैं। मेरे पास शब्द नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। बस इतना ही कह पाई, आप बस मेरे साथ चलिए और जो जो आपने मुझे बताया है, वो सारी बातें आप ऋषि और प्रिया के सामने कह दीजिए।
शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। सुनील जी ने मुझे बहुत शांति और दृढ़ता से समझाया, भाभी जी, अब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आप अकेली जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। ये बात आपको सबसे पहले खुद को समझानी होगी। कानून आपके साथ है, और आलोक भी आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सच और उनका हक आज भी आपके साथ खड़ा है। ये फाइल लीजिए और याद रखिए, मैं आपके पीछे चट्टान बनकर खड़ा रहूंगा, मगर ये दहाड़, ये लड़ाई, इसकी शुरुआत आपको ही करनी होगी। उनके ये शब्द मेरे भीतर जैसे ऊर्जा की एक नई चिंगारी बनकर सुलग उठे। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है भाई साहब, मैं आज ही वहां जाऊंगी। वो घर जो मेरा है, जहां मेरे पति के खून पसीने की कमाई लगी है, जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि हमारी यादों का आशियाना है, वो किसी के ऐशो आराम का ठिकाना नहीं हो सकता। उसी शाम फाइल हाथ में लिए मैं अपने घर पहुंची। शरीर थका हुआ था, कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर सीने में एक अजीब सा आत्मविश्वास धड़क रहा था। मैंने गेट खोला, बिना रुके दरवाजा धकेला और पूरे अधिकार के साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखते ही प्रिया, जो हॉल में टीवी देख रही थी, सन्न रह गई। घबराकर उठी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और एक मिनट, आप यहाँ पहुंची कैसे? ऋषि तो कह रहा था कि उसने आपको बहुत दूर छोड़ दिया है, आप कभी घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। मेरी ओर से जवाब आने से पहले ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऋषि, ऋषि बाहर आओ! ऋषि कमरे से बाहर आया और मुझे सामने खड़ा देखकर जैसे पत्थर का हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, प्रिया उस पर बरस पड़ी। तुमने कहा था ना कि बहुत दूर छोड़ आए हो, फिर ये वापस कैसे आ गईं? ऋषि ने झल्ला कर कहा, अरे मैं तो दूर वाली रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ आया था। एक बार छोड़ चुका हूं तो क्या दोबारा नहीं छोड़ सकता? इस बार तो दूसरे शहर ही ले जाकर छोड़ दूंगा। तभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गुस्से से चीख पड़ी, बस, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? कोई फालतू सामान या कचरा जिसे जब चाहो जहां चाहो फेंक दो? अब इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे, और वो भी अभी, इसी वक्त। प्रिया व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, हम इस घर से जाएंगे? क्यों जाएंगे? ये घर हमारा है। हम जिसे चाहेंगे यहाँ रखेंगे, जिसे चाहेंगे निकाल देंगे। आप जैसे बोझ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए चुपचाप निकल जाइए। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। उसके शब्दों ने मेरे जख्मों को और गहरा कर दिया, मगर मैं डरी नहीं। मैंने कड़े स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? ये घर तुम्हारे नाम पर है? झूठ, सरासर झूठ। मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। ये लो, आलोक जी की वसीयत। इस वसीयत के मुताबिक ये घर मेरे नाम पर है, और वैसे भी अगर उन्होंने वसीयत ना भी बनाई होती, तब भी इस घर पर मेरा आधा हक था। गलती मेरी थी कि बेटी के प्यार में बहकर मैंने अपने अधिकार भूल दिए, लेकिन अब मैं सब समझ चुकी हूं। अब न तुम्हारे बहकावे में आऊंगी, ना तुम्हारे डरावे में। मेरे साथ अब कानून है, पुलिस है। अगर तुमने जरा सी भी जबरदस्ती की तो मैं सीधे थाने जाऊंगी। पुलिस को मैंने पहले ही खबर कर दी है। ये सुनते ही प्रिया और ऋषि के चेहरों से नकली आत्मविश्वास गायब हो गया। उनके चेहरे पीले पड़ गए। प्रिया ने हड़बड़ाकर कहा, ये सब झूठ है, ये कागज नकली हैं। खैर, अगर आपको रहना ही है तो किसी कोने में रह लीजिए, बेवजह बखेड़ा खड़ा मत कीजिए। मैंने दहाड़ते हुए जवाब दिया, मैं कोने में नहीं, पूरे घर में रहूंगी, और तुम दोनों को तो कोना भी नसीब नहीं होगा। चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो, नहीं तो थोड़ी देर में मेरा वकील और पुलिस यहां होंगे। ऋषि का लहजा अचानक बदल गया। वो पास आया और मीठी आवाज में बोला, माँ, आप गुस्से में क्या बोल रही हैं? बैठकर बात करते हैं ना, फालतू में बात का आतंक क्यों बना रही हैं? आप इस घर में रह लीजिए, जहां मन करे वहां रहिए। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे रहने की इजाजत देने वाले?
जब ये घर मेरा है तो मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत ही क्या है? प्रिया बीच में कूद पड़ी। मम्मी जी, अब आपका नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है। एक रात ही तो बाहर रहीं, वापस तो आ ही गईं, अब आराम से रहिए। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। मैंने कहा, जब तुम लोगों ने मुझे बाहर निकाला था तब ये समझदारी कहाँ थी? अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। अभी इसी वक्त घर छोड़ो। बात हाथ से निकलती देख दोनों मेरे पैरों में गिर पड़े। रोते हुए बोले, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? ऋषि के आंसू मेरे दिल को पिघला रहे थे। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। खुद को संभालते हुए मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगी। प्रिया के चेहरे पर पल भर को मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल मैंने कहा, तुम दोनों इस घर में रहोगे, मगर पीछे के एक कमरे में, और उसका किराया मुझे हर महीने दोगे। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रिया बोली, माँ बाप अपने बेटे बहू से किराया लेते हैं? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं लूंगी, क्योंकि बेटा बहू अपनी माँ को इस तरह घर से बाहर नहीं निकालते। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। चुपचाप उन्होंने अपना सामान पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर लिया। मैंने ऊपर कमरे किराए पर दे दिए। उस पैसों से घर के काम के लिए एक काम वाली और अपने लिए एक रसोइया रख लिया। अब मैं आज़ाद थी, अपने फैसलों में, अपनी सांसों में, अपने जीवन में। मैं सुबह टहलने जाती, जब मन होता अपनी पसंद की चीजें खरीदती, अपने आलोक जी की यादों के साथ जीती। मैं फिर से जीना सीख चुकी थी। अब मेरी जिंदगी किसी के रहम पर नहीं, मेरे अपने आत्मसम्मान पर टिकी थी। तो दोस्तों बताइए, क्या मैंने अपने बेटे बहू के साथ सही किया? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते अपने शहर का नाम भी कमेंट्स में लिखिए। राधे राधे।